जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, तो आज हम जानेंगे कि कैसे गुरु जी महासमाधि लेने के बाद भी अपनी प्यारी संगत को ब्लेस करते हैं और कैसे गुरु जी बच्चों का वरदान भी देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरुजी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे की और भी सत्संग सुनने को मिले, और वीडियोस को लाइक करते रहिए और हमें कमेंट करके बताइए कि गुरुजी ने आपके साथ क्या क्या किया, क्या आपको ब्लेसिंग्स दी, और हमारी वीडियोस को, हमारे सत्संग को अपने और भी संगत के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं और बाकी संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर और ईमेल आईडी पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्दी शेयर करे जाएंगे। आइए संगत जी, तो आज हम जानेंगे कि कैसे गुरुजी ने आकाश सेठी अंकल को ब्लेस किया, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। संगत जी, तो अंकल जी लिखते हैं, सबसे पहले मैंने जून 1998 में गुरुजी के दर्शन किए। मेरे मामा जी, जिनका गुरुजी ने हार्ट डिजीज़ ठीक किया था, वो गुरुजी के बारे में हमें कुछ ना कुछ बताते रहते थे। संगत जी, मेरे मामा जी को डॉक्टर्स ने बाईपास सर्जरी के लिए सजेस्ट किया था, तो वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने के लिए गुरुजी का आशीर्वाद लेने गए। गुरुजी ने उन्हें अपने पास बिठाकर अपने पाँव दबाने को कहा और फिर उनसे उनकी हेल्थ के बारे में पूछा। मामा जी ने गुरुजी को सब कुछ बताया और फिर उनसे आज्ञा ली कि बाईपास सर्जरी के लिए जाना है, तो उन्होंने उनसे ब्लेसिंग्स मांगी कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। उस टाइम गुरुजी बोले कि उन्होंने उनका बाईपास कर दिया है। मामा जी ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे कि ये कैसे हो सकता है, पर वो खुश भी थे बहुत ज़्यादा कि गुरुजी ने उन्हें ठीक कर दिया। अगले दिन मामा जी रीचेकअप के लिए डॉक्टर्स के पास गए, तो उन्होंने चेकअप किया और रिपोर्ट्स जब बिल्कुल नॉर्मल आई तो उन्होंने ऐसा कहा कि आपने अच्छे से अपनी नींद पूरी करी है, तो इसलिए आपका हार्ट अच्छे से काम कर रहा है। उन्होंने फिर से चेकअप करने का उन्हें गाइड किया। जब डॉक्टर्स ने उनका रीचेकअप किया और फिर से वही रिपोर्ट्स आए, तो डॉक्टर्स भी सरप्राइज थे कि ये कैसे हो सकता है। तो मामा जी ने उन्हें सारी गुरुजी की बात बताई कि कैसे गुरुजी ने उनको ठीक किया। वो सुनने के बाद डॉक्टर्स बिल्कुल चुप थे क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। अब जब मुझे गुरुजी के बारे में पता चल गया था, पर मैं श्रीनगर में रहता था, तो इसलिए मैं गुरुजी के दर्शन नहीं कर पाया। मैं बिल्कुल थोड़े ही टाइम के लिए दिल्ली जा पाता था, वो भी मुझे किसी काम के कारण जाना होता था। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं दिल्ली गया तो मुझे मामा जी ने बताया कि गुरुजी दिल्ली में ही है, तो हमने डिसाइड किया कि हम गुरुजी को मिलेंगे। फिर शाम को हम एम्पायर स्टेट गए। जब हम वहाँ पहुँचे काफ़ी देर हो चुकी थी, लंगर का लास्ट राउंड चल रहा था और गुरुजी अपने रूम में चले गए थे। फिर हमने लंगर प्रसाद लिया, उसके बाद हम संगत में बैठे रहे और गुरुजी के बाहर आने का वेट कर रहे थे। जैसे ही गुरुजी बाहर आए, मैंने उनके पहले दर्शन किए और मैंने देखा गुरुजी ने काला कुर्ता पहना हुआ था और बड़े ही निरंकारी लग रहे थे, और उनकी जो चाल थी वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, जो मेरे दिल और दिमाग में आज तक बसी हुई है। उन्होंने आते ही मामा जी को पहचान लिया और सीधा हमारे पास आए। फिर उन्होंने मामा जी को कहा हमारा परिचय करवाने के लिए, और उसके बाद उन्होंने हमें मेहरौली गुड़गांव में उनका जन्म दिवस मनाया जाना था, वहाँ पे आने की आज्ञा दी और फिर हमें प्रस्थान करने के लिए कह दिया। कोइंसिडेंटली अगले दिन जब मैं दिल्ली पहुंचा तो मुझे किसी काम के लिए फिर से श्रीनगर जाना पड़ा। वहाँ पे किसी एक स्टाफ से कोई गलती हो गई थी, किसी एक कस्टमर के साथ उन्होंने कोई गलत काम कर दिया था, तो मुझे वापस जाना पड़ा और मैं बहुत ही उदासी से वापस लौटा क्योंकि मुझे गुरुजी के जन्मदिवस के दर्शन नहीं होने थे। पर मुझे आशा थी कि जो भी काम मुझे दिया गया है वो मैं बिल्कुल सक्सेसफुली उसको कंप्लीट करूँगा, क्योंकि अब मुझे गुरुजी के दर्शन और गुरुजी का ब्लेसिंग्स दोनों ही मिल चुकी थी। संगत जी, फिर मैं अपना सारा काम कंप्लीट करके गुरुजी के दर्शन करने के लिए दिल्ली वापस आया। उस टाइम पे मेरी फैमिली गुरुजी के दर्शन के लिए जाती रहती थी और गुरुजी के जन्म दिवस पे भी गई थी।
तो उन्होंने मुझे बताया कि कैसे गुरुजी ने जन्म दिवस पर भी अपने प्यारी संगतों को ब्लेस किया, उनकी सारी हेल्प करी, कैसे कैसे उनकी प्रॉब्लम्स को ख़त्म किया। ये सुन के मैं अपने दिमाग में सोच रहा था कि क्या वो हमें संतान का सुख देंगे, क्या वो हमें ये ब्लेसिंग्स देंगे। संगत जी, शादी के 7 साल बाद भी हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ था। डॉक्टर्स, प्रेयर्स और बाकी सारे हम उपाय कर चुके थे, पर फिर भी हमें बच्चा नहीं हुआ, सब कुछ असफल रहा। तब मेरे मामा जी ने हमें गुरुजी के दर्शन करने के लिए बताया और उन्होंने किसी अपने एक मित्र का सत्संग भी हमें सुनाया था। मामा जी ने हमें बताया उनके फ्रेंड की 16 इयर्स हो गए थे मैरिज को, पर उसके बाद भी उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ था और गुरुजी ने उन्हें बोला पुत्र भी दित्ते धी भी दित्ती और इसी साल। ये बात सुनकर संगत जी मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज था कि ऐसे कैसे हो सकता है, पर गुरुजी के कहे अनुसार संगत जी 31 दिसंबर को उनके 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। मैं ये सोच रहा था कि हमें ऐसा आशीर्वाद कब मिलेगा। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। हम गुरुजी के यहाँ रेगुलर जाते रहे, पर उन्होंने हमसे इस बारे में कभी कोई बात नहीं करी। बाकी संगतों ने हमें यही विश्वास दिलाया और हमें यही सुझाव दिया कि सही समय आने पर गुरुजी अपने आप आपसे बात करेंगे, उनके पास जाकर हमें अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बतानी है। एक दिन जब हम लंगर प्रसाद करके संगत में बैठे थे तो गुरुजी ने मुझे अपने पास आने का इशारा किया। मैं ये सोच रहा था कि क्या वो सच में मुझे ही बुला रहे हैं। फिर संगत ने मुझे बिलीव करवाया कि मुझे ही बुलाया गया है। मैं मन में बहुत कुछ सोच रहा था, पर मैंने अपने सारे सवालों को समेटा और बोलने का एक प्रयास अपने साथ अंदर जोड़ा और मैं उनके पास पहुंचा। और गुरुजी ने मुझे बोला, इत्थे क्यों आया वा? गुरुजी, कोई बच्चे नहीं हैं। संगत जी, बस इतना ही बोलने का साहस जुटाकर मैंने उत्तर दिया। फिर गुरुजी बड़े ही अनमने भाव से बोले, तुहानू बच्चे लभणगे, भज जा। कुछ सोचे बिना ही मैं बोल पड़ा, गुरुजी मैं भागने के लिए नहीं आया हूँ। फिर गुरुजी मुझे देखकर बोले, चंगा 8वें दिन आता रही। इस बात ने मुझे बहुत ज़्यादा चौंका दिया कि गुरुजी को कैसे पता कि मैं हर 8वें दिन ही आ सकता हूँ। उस टाइम मैं 8 डेज़ के पॉलीसाइकिल में काम करता था। 2 दिन सुबह, 2 दिन दिन में, 2 दिन रात को और फिर 2 दिन छुट्टी। इस कारण मैं फर्स्ट हॉलीडे जब होती थी तभी आना कंफर्टेबल था। हमने गुरुजी के दर्शन के लिए हर 8वें दिन जाना शुरू कर दिया था। संगत में बैठकर सबके एक्सपीरियंसेस सुनते थे तो हमें भी हौसला मिलता था कि गुरु कृपा कभी ना कभी हमारे ऊपर भी होगी, पर कब, हम खुद से ही सवाल करते रहते थे और बाकी सारी हमारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व होती जा रही थी। संगत जी, मेरी वाइफ की जॉब भी परमानेंट हो गई थी और उसने अपने इंटरव्यू से पहले गुरुजी का आशीर्वाद लिया था और हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस भी धीरे धीरे सही हो रही थी। संगत जी, हम लोग हर दिन बच्चे होने के अलग अलग ट्रीटमेंट्स, अलग अलग उपाय सब कुछ देख रहे थे, पर कुछ भी काम नहीं कर रहा था और डॉक्टर्स को भी कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। पर फिर भी डॉक्टर्स ने हमें इंसेमिनेशन का उपाय सुझाया। उन्होंने कहा कि अगर ये भी असफल रहता है, सक्सेसफुल नहीं होता है, फिर हम ट्रांसप्लांट का सोच सकते हैं, पर ट्रांसप्लांट बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा। संगत जी, उन्हीं दिनों मुझे अपने हायर ऑफिशियल्स से पता लगा कि मुझे एग्जीक्यूटिव MBA के एग्ज़ाम देने के लिए चुना गया है। जून 2000 में ये प्रोग्राम स्टार्ट होना था और इसकी ड्यूरेशन 1 ईयर की थी। मैं सोच में था और मेरी वाइफ इसके अगेंस्ट थी। उसका मानना ये था कि अगर मैंने ये प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया तो 1 ईयर तक हमें बच्चे होने के लिए जो भी ट्रीटमेंट्स है वो सब हमें रोकने पड़ेंगे। फिर मैंने उसे कहा कि हम ये डिसीजन गुरुजी पर छोड़ देते हैं। तो जब हम गुरुजी से मिले, मैंने बहुत ज़्यादा साहस जुटाकर गुरुजी से बोला कि मुझे सुझाव दीजिए कि मैं क्या करूं। तो गुरुजी ने मुझे उत्तर दिया कि ऐसे चांसेस, ऐसे अवसर जीवन में बार बार नहीं मिलते, तो मुझे जाना चाहिए। पर ये सुनकर मेरी वाइफ काफ़ी ज़्यादा सैड हो गई थी।
मैंने फिर एग्ज़ाम्स दिए, पर रिज़ल्ट्स आने से पहले काफ़ी सारी डिस्कशंस चलती रहती थी और उसमें मेरा नाम नहीं है रिज़ल्ट में, ये सुनकर मेरी वाइफ़ थोड़ी सी स्ट्रेस फ्री हो गई थी। इसी टाइम पे डॉक्टर्स ने 2 जून 2000 को हमें लास्ट बार फिर से इंसेमिनेशन ट्राई करने के लिए कहा, परंतु उन्हें चांसेस बहुत कम लग रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम हम सेकेंड मेथड ही ट्राई करेंगे। ये सब जानने के बाद मैंने अपने ऑफिस में नोटिस दे दिया था कि मुझे आने में देर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे 2-3 एनालिसिस करवाने थे, 2-3 बार मुझे चेकअप्स करवाने थे। और ये जान के जब मैंने ऑफिसर्स को बताया कि मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो सकता है और अगर मुझे ज़्यादा लेट हुआ तो मैं नहीं आऊँगा, पर वहाँ पे हायर ऑफिशियल्स का मुझे ऑर्डर आया कि मुझे जितनी देर हो जाए चाहे, पर मुझे वहाँ पे आना ज़रूरी है। यहाँ हॉस्पिटल में काम ख़त्म होने के बाद मैंने अपने वाइफ़ का घर जाने का इंतज़ाम किया। उसके बाद मैं अपने ऑफ़िस पहुँचा तो मुझे पता चला कि मेरी MBA में सिलेक्शन हो चुकी है और इसकी कंफर्मेशन देने के लिए मेरे पास 2 दिन ही थे। अगले दिन जब हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए और मैंने ये न्यूज़ गुरुजी को दी, संगत जी ये तो मेरा भ्रम था कि गुरुजी को हमें कुछ बताने की ज़रूरत है, गुरुजी को तो सब पता है। तो वो मुस्कुराकर बोले, फिर ते कल्याण हो गया। और मैंने सोचा मैंने तो गुरुजी को अपने MBA की बात बताई है, तो इसमें उन्होंने ऐसे क्यों कहा कि मैं धन्य हो गया। उस समय मुझे गुरुजी की बातें समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने गुड़गांव में MBA में एडमिशन ले ली थी और जब मैं फर्स्ट क्लासेस के बाद घर गया, उसी शाम को हम गुरुजी के दर्शन करने के लिए गए और लौटते हुए रास्ते में मेरी वाइफ़ ने प्रेगनेंसी टेस्ट लेने के लिए मुझे कहा और गुरुजी की बात का जो रहस्य था वो सुबह खुला जब मुझे मेरी वाइफ़ ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। संगत जी इतने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स के बाद गुरुजी की कृपा से हम इस बार सक्सेसफुल रहे। संगत जी फिर हम दोनों गुरुजी के स्वरूप के आगे बहुत ज़्यादा रोए, उनका बहुत ज़्यादा शुक्राना किया। उसी शाम को हम गुरुजी के पास गए और उनके चरण कमल छूकर जैसे ही मैंने गुरुजी को ये सूचना देने के लिए अपना मुंह खोलना चाहा, जैसे कि एक बार फिर से कि जानी जान को बताने की भूल करने जा रहा था, उससे पहले ही उन्होंने मुझे चुप करने का संकेत दिया और बोले, मैनू पता है। संगत जी 9 महीने बाद 31 जनवरी 2001 को मेरे घर में बेटा हुआ। जब वो 40 दिन का हो गया, उसे हम आशीर्वाद दिलाने के लिए गुरुजी के पास लेके गए। उस दिन आज्ञा लेते हुए गुरुजी ने मेरी पत्नी को बोला, पूनम आंटी होर मुंडा लेना है। मेरी पत्नी को काफ़ी ज़्यादा अचंभा हुआ कि गुरुजी ये क्या बोल रहे हैं, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद जब भी हम गुरुजी के दर्शन के लिए जाते, गुरुजी हमेशा मेरी पत्नी से यही पूछते रहते थे। मेरी वाइफ़ ने कभी भी गुरुजी को जवाब तो नहीं दिया, पर वो हमेशा सोचती रहती थी कि इतने छोटा बच्चा होने के बावजूद वो सारा प्रोसेस फिर से कैसे किया जाएगा, तो उन्हें लगता था कि गुरुजी मजाक कर रहे हैं। फिर जून 2001 में मेरी MBA कंप्लीट होने के बाद मेरा जो ट्रांसफ़र है वो पश्चिम बंगाल में हो गया था, परंतु इतने छोटे बच्चे और अपनी वाइफ़ को दिल्ली में अकेले छोड़कर जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैंने अपने हायर ऑफिशियल्स को रिक्वेस्ट की कि ये सारी प्रॉब्लम्स है, मैं इन्हें अकेले छोड़कर नहीं जा सकता हूँ, पर कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। एट द मोमेंट मैंने यही सोचा कि मैं इनके सारे अरेंजमेंट्स कर देता हूँ मेरी वाइफ़ और बेबी के लिए और फिर मैं चला जाऊँगा। फिर कुछ दिन बाद हम गुरुजी का आशीर्वाद लेने गए। उन्होंने मेरी पत्नी को देखकर फिर से वही सवाल दोहराया, पूनम आंटी होर मुंडा लेना है। तो मेरी पत्नी ने झटाक से उत्तर दिया, अगर मेरे पति ही यहाँ से चले गए तो पुत्र कैसे होगा। गुरुजी मुस्कुराकर बोले कि ये तो एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, गुरुजी उसे ख़त्म कर देंगे। और हम लोग गुरुजी का आशीर्वाद लेके घर वापस आ गए। संगत जी 2 दिन बाद मेरे कोऑर्डिनेटर का मुझे फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बोला कि अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है जाने से तो तुम मुझे एक रिक्वेस्ट लेटर लिख के क्यों नहीं भेजते, मुझसे जो भी होगा मैं वो करूँगा। और मुझे पता था कि कोऑर्डिनेटर के मन में ये सारे थॉट्स डालने वाला कौन है। उसके बाद गुरुजी का जन्मदिवस 7 जुलाई 2001 से मैंने फिर से ऑफिस में काम करना शुरू कर दिया और मैं दिल्ली में 2 साल फिर और रहा।
संगत जी, गुरुजी उसके बाद भी मेरी वाइफ से लगातार वही सवाल पूछते रहे। अप्रैल 2002 में फिर मेरी वाइफ ने उत्तर दिया कि जैसी आपकी इच्छा। और संगत जी, अगले दिन ही जब हमने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो मेरी वाइफ फिर से प्रेग्नेंट थी, और इस बार बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि इस बार तो बेटी ही होनी चाहिए, हम इस बारे में गुरुजी से निवेदन करेंगे। अगले दर्शन के टाइम जब वो गुरुजी के चरण स्पर्श कर रही थी, वो कहने ही वाली थी कि उससे पहले गुरुजी ही बोल पड़े, पहली बार मुंडिया ते दूजी बार भी मुंडिया। उसे अपना उत्तर मिल चुका था और 1 दिसंबर 2002 को उसने फिर से एक बेटे को जन्म, और गुरुजी ने उसका नाम करा इशुक। हमारी दूसरी संतान होने के बाद गुरुजी ने मेरी पत्नी से पूछा कि क्या वो पीएचडी करना चाहती है, तो उसने जवाब दिया कि 2 बच्चों के साथ गुरुजी ये सब पॉसिबल नहीं है। गुरुजी ने उसे अपना सुझाव दिया और बोले, पता है पीएचडी का मतलब क्या होता है? पागल होने का डर। संगत जी, गुरुजी के इस सुझाव का कारण हमें काफ़ी देर बाद समझ आया जब मेरा ट्रांसफ़र बॉम्बे हो गया था। मेरी वाइफ मेरे साथ पीएचडी शुरू करके ही लंबी हॉलीडेज़ लेके मेरे साथ रह सकती थी। फिर मैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर गुरुजी के पास गया और गुरुजी को अपने ट्रांसफ़र के बारे में बताया, और उन्होंने मुझे जाने की आज्ञा दे दी। पहले साल तो मैं बॉम्बे में अकेला रहा। इस ड्यूरेशन में हम कई बार गुरुजी से मिलने आते रहे। जब हम गुरुजी के दर्शन करने आते थे तो गुरुजी ने मुझे कहा कि मैं अपने परिवार को भी अपने साथ ले जाऊं, नहीं तो वो एक और बेटा दे देंगे। हमें समझ आ गया था कि हमें क्या करना है। फिर मेरी वाइफ ने पीएचडी के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए और सब कुछ बड़े ही आराम से और बहुत ही जल्दी सब कुछ पॉसिबल हो गया, और मेरा पूरा परिवार मेरे साथ बॉम्बे आ गया। संगत जी, यहाँ पर ये बताना गलत नहीं होगा कि मेरे फादर के एक दोस्त है जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, और उनकी बातें कभी भी गलत नहीं होती है। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो मेरी पहली संतान है वो मेरे 41 एज में होगी, और मुझे 2 बेटियों के बाद ही एक बेटा होगा। इनसे एस्ट्रोलॉजी में कभी कोई गलती नहीं हुई। फिर मैंने उनसे सवाल किया कि कैसे गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी पहली संतान 37 की एज में हुई और दूसरी 39 में, आप कैसे चूक कर गए? उन्होंने मुझे जवाब दिया कि भगवान द्वारा लिखा भाग्य ही एक एस्ट्रोलॉजी बता सकता है, लेकिन गुरुजी जैसे महापुरुष जो मानव रूप में ही परम पिता है, वो भाग्य पुनः लिखने की क्षमता रखते हैं, और इसमें हमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि ये हमारे भगवान ही है जो हमारे भाग्य को फिर से लिख सकते हैं। संगत जी, इसके बाद फरवरी 2007 में जब मैं दिल्ली आया गुरुजी के दर्शन के लिए, जैसे ही मैं उनसे आज्ञा लेने के लिए झुका तो वो बोले, तो दिल्ली वापस आ गया? तो मैंने जवाब दिया, नहीं गुरुजी, अभी तो मैं वहीं हूँ। गुरुजी ने एक और भक्त को इशारा किया कि वह उससे पूछ रहे थे, पर यह संदेश मेरे लिए था। और मार्च 2007 के एंड में मैं दिल्ली वापस आ गया था। मेरी ट्रांसफ़र वापस हो गई थी और 26 मई तक मेरी फैमिली भी दिल्ली आ गई थी। 31 मई को उनके शरीर छोड़ने की डिसीजन को सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा अचंभे में था, और मंदिर से लौटते हुए मेरे मन में काफ़ी ज़्यादा विचार आ रहे थे कि अब हम आगे गुरुजी के बाद क्या करेंगे। ऐसे कई अवसर थे जब गुरुजी ने हमें धन्य किया था, हमारी मदद की थी, हर चीज़ में गुरुजी ने हमें ब्लेसिंग्स दी थी। गुरुजी ने हमें वो चीज़ें भी दी जिनके हम लायक नहीं थे, और मेरे पास सिर्फ सवाल ही थे, इनके कोई भी जवाब नहीं थे। पर गुरुजी, उनके पास हर एक चीज़ का समाधान है, और ये मुझे काफ़ी दिनों बाद पता चला। ईयर 2005 से मैं इंटर कॉर्पोरेट बिजनेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता था, और इस साल 2007 में ये कंपटीशन 1 और 2 जून को होने वाला था। गुरुजी के महासमाधि के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने अपने मित्रों को फ़ोन करके कहा कि अब मुझ पर डिपेंड ना रहे, मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा है। फिर मुझे एक साथी ने समझाया कि गुरु अपने शिष्य को कभी नहीं छोड़ते, शरीर छोड़ने के बाद भी। जैसे तैसे हमने कंपटीशन के 4 राउंड्स पार किए,
और जब उनके रिज़ल्ट आने थे एंड वाले राउंड के, तो जब नाम अनाउंस हो रहे थे उसमें हमारा नाम नहीं आया। और फिर मैंने अपनी जेब से गुरुजी का चित्र निकाला और मैंने कहा कि अब यही होना था, क्योंकि आप थे तब बात कुछ और थी और आप अब नहीं हो। जैसे ही मैं गुरुजी का मुस्कुराहट भरा चेहरा देख रहा था, पीछे से एक साथी ने आकर बताया कि कंप्यूटर में मिस्टेक हो गई थी, रिजल्ट्स में हमारा नाम है। उसके बाद 6 जून 2007 जब एक कंपटीशन होना था, उसमें हमारी 2nd प्लेस आई और उसके बाद एशिया पैसिफिक कंपटीशन था, वहाँ पर भी हम 2nd प्लेस में आए। तो गुरुजी ने हमें बताया कि गुरुजी की दया, उनकी ब्लेसिंग्स अब भी संगत के साथ है। इसके बाद हम अपने बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए अच्छे से अच्छा स्कूल देख रहे थे। काफ़ी सारी हमने अप्रोच भी लगवाई, डोनेशंस की भी बात करी, पर कुछ भी हेल्पफुल नहीं रहा। फिर मैंने एंड पे गुरुजी से सवाल किया, गुरुजी आपने 2 पुत्र दिए हैं, तो इनको अब अच्छे स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं दिलवा देते? और इतने में ही मुझे इसका जवाब मिल गया। थोड़े ही दिन बाद मेरे दोनों बेटों का एडमिशन एक दिल्ली के बहुत अच्छे स्कूल में हुआ, वो भी विदाउट एनी डोनेशन और एनी अप्रोच। संगत जी, जब हम दिल्ली पहुँचे तो हमारे पास कोई ऐसा घर नहीं था जहाँ पे मेरी वाइफ और मेरे दोनों बच्चों को अपना काम करते हुए संभाल सके। हमें इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं मिल रहा था, क्योंकि हम यही सोच रहे थे कि स्कूल के पास ही कोई अच्छा सा घर मिल जाए जहाँ पे मेरे बच्चे और मेरी वाइफ रह सके। इस बार भी फिर से हमारी इच्छा के अनुसार एक चमत्कार हुआ। एक टीचर जिनके बेटे को स्कूल दूर होने के कारण काफ़ी दिक्कत होती थी स्कूल आने जाने में, तो उन्होंने अपना घर खाली कर दिया। और इसमें आश्चर्य की बात ये थी कि किसी और टीचर ने या किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये घर हमें चाहिए। और उसके बाद हमने वो घर लिया और वहाँ पे मेरी वाइफ और मेरे बच्चे बिना किसी प्रॉब्लम के रहे। संगत जी, गुरुजी के अलावा या गुरुजी की प्यारी संगत के अलावा ये सारी हेल्प या ये सारे चमत्कार कौन कर सकता है? मैंने परमपिता गुरुजी के साथ जो भी एक्सपीरियंसेस हुए उन सबको काफ़ी डिटेल में लिखा है और अब मैं इसे यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ। मेरी गुरुजी से यही प्रार्थना है कि गुरुजी सदा हमारे और सभी भक्तों पर सुख, समृद्धि और ब्लेसिंग्स देते रहे। और मैं उनसे हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अपनी संगत होने के योग्य बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, आपने सुना कि कैसे गुरुजी ने अंकल जी को ब्लेस किया, कैसे उनकी सारी फैमिली को ब्लेस किया। तो संगत जी, आज के सत्संग को हम यहीं पर विराम देते हैं और ख़त्म करने से पहले आइए गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सत्संग लेकर, अगले गुरुजी के ऐसे चमत्कार लेकर। तब तक के लिए गुरुजी आपको ऐसे ही ब्लेस करते रहे, आपकी लाइफ को खुशियों से भरते रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।